हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। पॉलिटी का रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। तो हम सेशंस ऑफ पार्लियामेंट पे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समनिंग के ऊपर। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो टाइम टू टाइम समन कर सकते हैं ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को टू मीट एट अ टाइम एंड प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। हाँ, पर मैक्सिमम गैप जो है वो 2 सेशंस के बीच में किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट 2 टाइम्स अ ईयर। लेकिन हमारे में कितने सेशंस हैं? 3 सेशंस हैं। यूजुअली मीट्स 3 टाइम्स अ ईयर। क्या ये जो सेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं। तो क्या है वो 3 सेशंस? पहला मॉनसून, फिर पहला बजट, मॉनसून, विंटर। बजट वाला कब से आता है? फरवरी टू जून चलता है, फरवरी टू मई चलता है। मॉनसून वाला जुलाई टू सितंबर चलता है और विंटर वाला चलता है नवंबर टू दिसंबर। तो बजट, मॉनसून एंड वो। अब आगे अगले पे चलते हैं। फिर क्या अब हाँ, एक चीज़ जो हम देख रहे थे कि एक सेशन में होती हैं बहुत सारी मीटिंग्स और एक मीटिंग में होती हैं बहुत सारी सिटिंग्स। सिटिंग्स होती हैं 2, एक 11 से 2 से 6 बजे तक, ठीक है। ड्यूरिंग अ सेशन जो हाउस है वो हर रोज़ ही मिलता है टू ट्रांजैक्ट बिजनेस, और जो बीच का ब्रेक का टाइम होता है उसे बोल देते हैं रिसेस। अब हम बात करते हैं एडजॉर्नमेंट की। तो ईच सेशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी मीटिंग्स, ये हमें पता है। 2 मीटिंग्स में हमें पता चल गई। अब एक सिटिंग को जब हम टर्मिनेट करते हैं तब बात आ जाती है एडजॉर्न करने की। जब हमने एक सिटिंग को टर्मिनेट कर दिया, या फिर एडजॉर्नमेंट सिना डाई भी बोल देते हैं कि मतलब इनडेफिनेटली हमने एडजॉर्न कर दिया, या फिर प्रोरोग या डिसोल्यूशन हो जाए इन केस ऑफ लोकसभा। अब तो एडजॉर्नमेंट से क्या मतलब है कि इट सस्पेंड्स द वर्क इन दैट पर्टिकुलर सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम विच में बी आवर्स, वीक्स और डेज। एडजॉर्नमेंट सिना डाई का क्या मतलब होता है कि टर्मिनेट कर दिया फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। मतलब कि आपने बोला कि अब एडजॉर्न हो रहा है, बट यू डू नॉट टेल कि दोबारा कब इकट्ठा होंगे, ठीक है। तो जो ये पावर होती है ये किसके पास होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिखा है, स्पीकर या चेयरमैन ने लिखा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा वही कर रहे हो। तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके पास होती है। देन ही और शी कैन ऑल्सो कॉल अ सिटिंग। अब जैसे बोला कि 4 दिन बाद होगा, तो पर वो उससे पहले भी सिटिंग बुला सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोरोगेशन वो कौन करते हैं? वो अब हम प्रोरोगेशन कौन करते हैं? वो करते हैं प्रेसिडेंट। प्रो एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रोरोगेशन करते हैं प्रेसिडेंट। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो तो ये बोल देते हैं कि अब एडजॉर्न हो गया है हाउस, द हाउस हैज़ बीन एडजॉर्न साइन डाई। एंड जब किसी भी सेशन का जो बिज़नेस कंप्लीट कर दिया जाता है तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजॉर्न कर देते हैं साइन डाई। लेकिन जब ऐसा वो कर देते हैं तो उसके कुछ समय बाद फिर प्रेसिडेंट बोल देते हैं कि अब हाउस ही कि अब ये जो सेशन है ये प्रोरोग हो चुका है, ठीक है। पर जब वो वाइल दे आर इन द हाउस इज इन सेशन, वो तब भी प्रोरोग कर सकते हैं। मतलब सेशन का ही कंप्लीशन इज प्रोरोगेशन, ओके। तो एडजॉर्नमेंट में क्या होता है कि आप सिर्फ एक सिटिंग को टर्मिनेट कर रहे हो, सेशन को नहीं। प्रोरोगेशन उससे बड़ी चीज़ है, आप पूरे सेशन को ही टर्मिनेट कर रहे हो, नॉट जस्ट अ सिटिंग बट सेशन ऑल्सो। एडजॉर्नमेंट करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रोरोग करना बड़ी बात है तो वो करते हैं प्रेसिडेंट। एडजॉर्नमेंट की बात करें अब विद रिस्पेक्ट टू द बिल्स। हाँ, बिल्स पे अभी हम आते हैं। तो एक फिर हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की। तो राज्यसभा के हमने देखा था परमानेंट हाउस होता है, लोकसभा कंटिन्यूइंग चेम्बर होता है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, राज्यसभा कंटिन्यूइंग चेम्बर होता है। तो अनलाइक प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, ये हमने देख लिया। एंड न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड फिर जब जनरल इलेक्शंस वो सब होते हैं। अब लोकसभा का डिसोल्यूशन किस प्रकार हो सकता है? पहला तो नॉर्मल तरीका कि 5 साल हो गए और अब नॉर्मल ऑटोमेटिकली ये डिसोल्यूशन हुआ है और अब इसको एंड कोई नेशनल इमरजेंसी है कुछ भी नहीं है,
तो लोकसभा को डिसोल्यूशन हो गया। लेकिन व्हेन द प्रेसिडेंट डिसाइड्स टू डिसॉल्व द हाउस, वो अपने मन से भी कर सकते हैं, मतलब वेन एवर उनका मन हो ही कैन डिसाइड। एंड वंस द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर, वो जो डिसोल्यूशन होता है वो इररिवोकेबल होता है। ऐसा नहीं कि अभी डिसॉल्व कर दिया फिर कहते हैं नहीं 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 दोबारा करिए, नहीं, वो आप एक बार प्रेसिडेंट ने कर दिया तो कर दिया। जब लोकसभा को फिर डिसॉल्व कर दिया जाता है तो अब लोकसभा में होते हैं, लोकसभा हो राज्यसभा हो, बहुत सारे बिल्स या तो कहीं यहीं पे इंट्रोड्यूस हुए हो या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुए हो, यहाँ डिस्कशन के लिए आए हो, या राज्यसभा से रिटर्न कर दिए गए हो, अब दोबारा इन पर डिस्कशन होनी हो, या कुछ भी, मतलब ऐसे अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो अब बिल्स का क्या सिस्टम रहता है, जितने भी मतलब व्हेन द लोकसभा इज़ डिसॉल्व्ड, तो जितने भी बिल्स, मोशंस, रेजोल्यूशन, पिटिशन, नोटिस, ये जो भी पेंडिंग होते हैं ना बिफोर इट और इट्स कमिटीज़, वो लैप्स कर जाते हैं। तो अगर आपको उनको दोबारा से परस्यू करना है, तो जब नई लोकसभा आएगी तो आप उनको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करो ताकि उनको फिर से कंसिडर करा जा सके। हाउएवर कुछ पेंडिंग बिल्स और कुछ पेंडिंग जो सब्जेक्ट्स हैं इन फ्रंट ऑफ द कमिटीज़, दे डू नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अब इसका क्या है स्टेटस? सबसे पहला, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस वेदर ओरिजिनेटिंग इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय द राज्यसभा। यानी कि ओके, तो बिल लैप्स के ऊपर बात करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो अब ये हमने बीच में एक डब्बा बना लिया कि लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब चाहे वो ऑटोमेटिकली हुई या फिर प्रेसिडेंट ने उनको उसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, बेसिकली लोकसभा इज़ डिसॉल्व्ड। तो अब क्या होगा इसके अंदर? सबसे पहले तो हमारा इनपुट क्या है कि बिल पेंडिंग है लोकसभा में। अब चाहे वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया या राज्यसभा या ट्रांसमिट होकर आया है वो, सॉरी एक सेकेंड, वन थिंग इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। अब अगर कोई बिल है जो कि लोकसभा में पेंडिंग है, तो या तो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया या फिर वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा गया और फिर अब ट्रांसमिट होकर आया टू लोकसभा, तो उस केस में और अब लोकसभा इज़ डिसॉल्व, तो ये बिल हो जाएगा लैप्स, ठीक है। यानी जिस लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया था या फिर लोकसभा में आया था वो राज्यसभा से पास हो गया, पर लोकसभा ही डिसॉल्व है, तो वो बिल हो जाएगा लैप्स। अब अगर बिल वॉज पास्ड बाय द लोकसभा एंड इट वॉज पेंडिंग इन द राज्यसभा, लोकसभा ने तो पास कर दिया पर इट वॉज पेंडिंग इन द राज्यसभा और लोकसभा है डिसॉल्व्ड, तो वो बिल क्या होगा? वो लैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस लोकसभा ने उस बिल को पास किया था वो तो रही नहीं अब, तो उसका जो मत है उसको हम नहीं ले सकते आगे, बिकॉज अब राज्यसभा आगे जाकर रिटर्न कर सकता है चर्चा करने के लिए, पर वो वाली लोकसभा तो है ही नहीं। एंड इट डज नॉट मेक सेंस कि जिस लोकसभा ने पास किया वो तो अब है नहीं, एंड जिस लोकसभा का उससे कोई लेना देना नहीं है वो लोग आकर उस पर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज हमें थोड़ी पता है कि सेम ही लोग इलेक्ट होकर आएंगे या नहीं आएंगे। तो इफ़ अ बिल हैज़ बीन passed by the लोकसभा and then it's pending in the राज्यसभा, that will also lap, क्योंकि वो वापस चर्चा करने के लिए रिकमेंडेशन के लिए भेज देंगे, फिर क्या करेंगे? कोई है तो है नहीं वहाँ पे चर्चा करने के लिए, तो it will lapse। फिर अगर the bill was introduced in the लोकसभा या इट इज़ पेंडिंग इन द लोकसभा, क्योंकि वो मतलब एक बिल है जो लोकसभा में पेंडिंग है, अब चाहे फिर वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया हो या राज्यसभा से ट्रांसमिट होकर आया गया हो, वो भी लैप्स हो जाएगा। वही सेम बात इसमें भी आप फिट, मतलब दीज आर जस्ट लॉजिक्स टू एलिमिनेट कि अगर अब राज्यसभा ने उसे अप्रूव कर भी, उसे कुछ रिकमेंडेशंस दे दी, अब वापस चर्चा के लिए वही लोकसभा तो है नहीं जिसने पास करा था, तो क्या करेंगे उस पूरी बात का? या फिर अगर उस बिल को उस लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया लेकिन अब वो लोकसभा है ही नहीं, तो उस पर वो लोग क्यों वोट करेंगे?
तो इवन इफ इट्स इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बट लोकसभा इज डिजॉल्व, वो बिल लैप्स हो जाएगा. इफ दैट बिल केम टू लोकसभा बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम द राज्यसभा, देन ऑल्सो इट विल लैप्स. इफ द बिल इज passed by the Lok Sabha pending in the Rajya Sabha, still it will lapse. होगी वापस वो किस पे चर्चा करेंगे. तो इन सब दो केसेस में जहाँ पर वो लोकसभा है ही नहीं जिसने उसका इनिशिएशन किया, तो उस केसेस में दोज बिल्स विल लैप्स. अब बाकी जो केस लिखे हैं, टोटल 6 केसेस हैं, अब बाकी जो केसेस लिखे हैं उसके अंदर द बिल विल नॉट लैप्स. जैसे कि पहला केस, द बिल इज़ नॉट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, प्लस प्रेसिडेंट नोटिफाई कर चुके हैं एक जॉइंट सिटिंग बिफोर डिसोल्यूशन. तो डिसोल्यूशन से पहले ही अगर एक जॉइंट सिटिंग नोटिफाई हो चुकी थी, सो नाउ दैट बिल विल नॉट लैप्स, इट डज नॉट लैप्स. ठीक है. दोनों में से किसी हाउस ने अगर वो नहीं करा, इट वाज नॉट पास्ड एंड प्रेसिडेंट हैड नोटिफाइड द, क्योंकि इसके अंदर प्रेसिडेंट को हम बहुत ऊपर क्योंकि उनकी पोजीशन है, तो अगर वो नोटिफाई कर चुके हैं तो दैट बिल विल नॉट लैप्स. फिर बिल इज़ पेंडिंग इन द राज्यसभा नॉट पास्ड बाय द लोकसभा. तो अब अगर लोकसभा में वो बिल पास नहीं हुआ है एंड अभी वो राज्यसभा में ही पेंडिंग है, तो अभी तो वो उसके आगे बात बढ़ी ही नहीं है, तो इट विल ऑल्सो नॉट लैप्स. बिल पास बाय बोथ द हाउसेज और सिर्फ प्रेसिडेंट का असेंट ही बाकी है, तो भी नहीं वो लैप्स होगा, क्योंकि अब हाउसेज वाला काम हो चुका है. देन bill is passed by both the houses and it is returned by the president for some reconsideration या जो भी, वो भी लैप्स नहीं होगा. तो जहाँ पर भी प्रेसिडेंट आ गया ना पिक्चर में, वहाँ पर वो बिल लैप्स नहीं होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट के बहुत ऊपर की अथॉरिटी है, दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड. मतलब दीज आर जस्ट रीज़न एलिमिनेशन, मतलब इस तरीके से सोच लो. तो अगर बिल लोकसभा में पेंडिंग है, लोकसभा में चाहे फिर वो इंट्रोड्यूस हुआ या फिर वो राज्यसभा से होकर आ रहा है, तो वो लैप्स हो जाएगा. अगर बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ पर अब वो लोकसभा में पेंडिंग है, तो भी वो ना, अगर कोई बिल है जो लोकसभा से पास हो गया पर अब वो राज्यसभा में पेंडिंग है, तो भी लैप्स हो जाएगा. तो 2 केसेस में लैप्स हो जाएगा. तीसरा केस, अगर इट हैज़ नॉट बीन पास बाय बोथ द हाउसेज, तो जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट ने पहले ही नोटिफाई कर दी थी डिसोल्यूशन से पहले, तो लैप्स नहीं होगा. अगर दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, सिर्फ प्रेसिडेंट का असेंट ही बाकी है, तो भी लैप्स नहीं होगा. अगर प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन के लिए भी उसको रिटर्न कर देते हैं, तो भी लैप्स नहीं होगा. अगर बिल इज़ पेंडिंग इन द राज्यसभा नॉट पास बाय द लोकसभा, तो भी लैप्स नहीं होगा. तो ये बिल्स के लैप्सिंग वाली बात है कि अगर ये हमारा इनपुट है कि bill is pending in Rajya Sabha but it has not been passed by the Rajya Sabha, pending in Rajya Sabha not passed by Lok Sabha, तो जो इसका it will not lapse. and if the bill is passed by both the houses और सिर्फ president का assent ही बाकी है, then it will not lapse. अगर it has been passed by both the houses and returned by the president for some sort of reconsideration, then also it will not lapse. लैप्स कब होगा, अगर द बिल इज़ पेंडिंग इन लोकसभा, इंट्रोड्यूस किया गया है वो चाहे लोकसभा में या इट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड बाय राज्यसभा, लैप्स कर जाएगा. इफ़ हैज़ बीन पास्ड बाय लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा, तो भी लैप्स कर जाएगा, क्योंकि वापस चर्चा करने के लिए कोई है नहीं. तो ये बिल के लैप्स वाला जो पार्ट है वो तो हो गया ये. ओके, कोरम की बात करते हैं. तो कोरम क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस. 1/10 होता है टोटल नंबर ऑफ हाउसेस का, जो हमने करा था कि 55 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए लोकसभा में और 25 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए राज्यसभा में. ठीक है, वही 10% वाला हिसाब करके. देन इफ़ देर इज़ नो कोरम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द हाउस, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि या तो उस हाउस को एडजर्न करा जाए या जब तक कोरम नहीं है तब तक मीटिंग को सस्पेंड करा जाए. अब वोटिंग के ऊपर बात करते हैं. तो जितने भी मैटर्स होते हैं ऑफ ईदर हाउस ऑफ या फिर अगर जॉइंट सिटिंग की बात हो, तो जॉइंट सिटिंग में कौन हेड करते हैं, स्पीकर जी हेड करते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ वोट से वो करा जाता है एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. एंड कहीं जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि टोटल में से वैकेंसी हटा के आधे से ज़्यादा
या फिर कोई स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटीज़ हम आगे पढ़ेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी 1 और 2। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो पहले में वोट नहीं कर सकते, कास्टिंग में ही कर सकते हैं। अब वोटिंग प्रोसीजर जो लोकसभा में हम लोग देखते हैं ना, आई थिंक द आइज़ हैव इट, आई थिंक द नोज़ हैव इट, ऐसे बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। तो स्पीकर पुट्स द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और फिर उस पर वोटिंग होती है, वॉइस वोट होता है कि येस या नो या क्या है। अब मेथड ऑफ वोटिंग में एक तो है वॉइस वोट, सिंपली जो स्पीकर हैं वो डिसाइड करते हैं, या फिर ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट होता है, आइज़ एंड नोज़ की स्लिप होती है, सीक्रेट बैलेट और ये सब चीज़ें होती हैं। नाउ कास्टिंग वोट के अंदर ये होता है कि जब अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्पीकर हैं या फिर जो स्पीकर की तरह एक्ट कर रहे हैं, ही कैन नॉट वोट इन अ डिवीजन, ही ओनली हैज़ अ कास्टिंग वोट। और वो उसी जब बिल्कुल इक्वालिटी पे बात फंस चुकी है तब स्पीकर जी आते हैं और तब वो बोलते हैं। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, इसकी बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश टू बी लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको हु आर कंफर्टेबल इन द मदर टंग ओनली, तो स्पीकर उनको अलाउ कर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनको अलाउ कर सकते हैं कि वो अपने मदर टंग में एड्रेस करें। और इंटरप्रिटेशन की जो वो हैं, इंटरप्रिटेशन की जितनी भी सर्विसेज हैं वो अवेलेबल होती हैं। एंड किन किन चीज़ों में इंटरप्रिटेशन, जो हमारी 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं। तो जो भी लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में हमारी कितनी लैंग्वेजेस हैं? 8th शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। 4th शेड्यूल किसका था? राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का। 9th शेड्यूल किसका था? जुडिशियल रिव्यू की बात पे थी। तो जो 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस हैं, अब एक बार अगर हम देखेंगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं अल्फ़ाबेटिकली, अगर चले अल्फ़ाबेटिकली लिखे 8th शेड्यूल में भी सब ए से, तो ए से असामीज़, फिर बंगाली, बोडो, फिर फिर डोगरी, देन गुजराती, देन हिंदी, कन्नड़, देन कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, देन ओपी पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। तो ये हमारी हैं 22 लैंग्वेजेस। कौन कौन सी एक बार लिख ही लेते हैं। असामीज़, बोडो, बंगाली, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, देन मणिपुरी, मैथिली, मलयालम, नेपाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, संथाली, संस्कृत, सिंधी, एम से कोई एक कम है ना, मराठी, साउथ की कन्नड़ और अपनी हिंदी।
तो असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, गुजराती, मलयालम, नेपाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, संथाली, संस्कृत, सिंधी, मराठी, कन्नड़, हिंदी। एक बार ये कभी कभी इनसे डायरेक्ट ही आ जाते, तो ऊपर के इलाके में कौन कौन सी है हमारी? डोगरी है, कश्मीरी है, इधर असामीज़ है, फिर इधर बंगाली है, देन इधर की तरफ उड़िया आ गई, देन आप साउथ की तरफ चलेंगे तो मलयालम, अच्छा, और ऊपर कोंकणी भी है, तो मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु 4 हो गई, उर्दू भी आ गई, हिंदी आ गई, फिर इधर गुजराती आ गई, देन मराठी आ गई, देन सिंधी आ गई, देन सिंधी, नेपाली आ गई, एंड देन मैथिली आ गई, एंड इधर पंजाबी अपनी आ गई, संस्कृत आ गई, देन इधर संथाली भी आ गई, एंड हाँ ठीक है। तो ये हमारी 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस के बारे में हो गया। तो जो लैंग्वेज इन तो पार्लियामेंट है उसके अंदर कौन सा आर्टिकल आ जाता है? आर्टिकल 120, जो ये बोलता है कि हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसैक्ट होगा बिजनेस, प्रोवाइडेड कि जो स्पीकर है वो परमिट कर सकते हैं, स्पीकर या काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन की हु कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन हिंदी और इंग्लिश, तो वो मदर टंग में अपना कर दे, या फिर जो पार्लियामेंट है वो बाय लॉ बोल दें कि कुछ और अगर वो बोल दें। एंड ये सब था कि 15 साल तक था, बट देन फिर उसकी जो इंग्लिश के यूज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि फॉर 15 ईयर्स इंग्लिश का यूज़ रहेगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो आया 1963 का, उसमें इंग्लिश को कंटिन्यू कर दिया गया अलॉन्ग विथ हिंदी। तो प्रेजेंटली हिंदी और इंग्लिश दोनों चलते हैं, और या 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस जो हमने 22 देख ली। अब राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, तो इधर तो एक तो इन एडिशन टू बीइंग मेंबर्स ऑफ द हाउस, हर मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के पास ये अधिकार है कि वो दोनों में से किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं। दे कैन स्पीक एंड या किसी जॉइंट सिटिंग में भी बैठ सकते हैं, एंड जिस भी कमेटी का वो मेंबर हैं उनमें दे कैन टेक पार्ट विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट। तो इसमें 2 प्रोविजंस हैं कि एक तो अ मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस ऑफ विच ही और शी इज़ नॉट अ मेंबर, यानी कि मिनिस्टर हो सकते हैं लोकसभा के ऊपर, वो राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। एक मिनिस्टर है जो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, तो वो दोनों हाउस के में पार्ट ले सकते हैं, पर ये सिर्फ 6 महीने तक ही चलेगा गेम। उसके बाद वो ही हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस, वरना फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब ही कैन नॉट रिमेन अ मिनिस्टर, ही हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। Then 1 minute, one thing I have to check. तो आर्टिकल 105 में ये बोलता है कि जो भी कि एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा in the parliament, ठीक है, and no member of the parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him a parliament or any committee thereof. So no person shall be so liable in respect of the publication या फिर because उन्होंने हाउस में कुछ ऐसा कहा या जो भी, तो इससे उनको इम्यूनिटी मिल जाती है। अब इसमें एक बात ये भी आती है कि दे हैव द राइट, इसमें ये भी लिखा है कि बाय वर्चू ऑफ अलग अलग क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको राइट देता है टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस या एनी कमेटी जिसके वो मेंबर हों या जो भी है। तो अगर वो मिनिस्टर हैं तो वो दोनों हाउसेस में पार्ट ले सकते हैं, अटॉर्नी जनरल भी।
पर कैन दे वोट ऑल्सो, नहीं, पार्ट ही लेने तक है ये पूरी बात। अब लेम डक सेशन क्या होता है? लेम डक सेशन होता है लास्ट सेशन प्रीसीडिंग लोकसभा का, और फिर वो लोग जो उसमें इलेक्टेड थे, अगर वो न्यू लोकसभा में मतलब व्हेन अ न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड एंड जो लास्ट लोकसभा का जो इलेक्टेड वाली लोकसभा का सेशन अभी है, तो उसके अंदर अगर जो लोग री इलेक्ट नहीं हो पाए उनको लेम डक्स बोल देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर है 4 प्रकार की मेजॉरिटीज़। पहली मेजॉरिटी ओके, सो मैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी का ये चार्ट है। इसके अंदर हम चार्ट बना लिए, इसके अंदर हम देखते हैं। तो 4 टाइप के अलग अलग मेजॉरिटीज़ हैं। एक तो पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा की स्ट्रेंथ 550, 530 स्टेट्स के लिए, 20 यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, फिर 250 राज्यसभा, 238 इलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड। ठीक है, अब इसी की सारी स्ट्रेंथ का खेल है। तो टोटल है हमारे पास 4 मेजॉरिटीज़ जो हम कंसिडर करते हैं जब भी पार्लियामेंट में अलग अलग प्रकार के बिल आते हैं। सबसे पहली मेजॉरिटी जो आती है वो है सिंपल मेजॉरिटी। अब सिंपल मेजॉरिटी का क्या है? सिंपल मेजॉरिटी मतलब ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सबसे सिंपल, जितने लोग बैठे हैं उसमें से मेजॉरिटी के लोगों ने अगर हाँ कर दी तो हाँ है, ना कर दी तो ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी बताया गया है कि अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो इस मेजॉरिटी से चला जाएगा आर्टिकल 100 में, कि अनटिल अदरवाइज स्टेटेड। ये हमारी डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी है, और फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कास्टिंग वोट होगा, वो सब बातें इसमें लिखी हैं। इसे फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं, इसे ऑर्डिनरी मेजॉरिटी भी कहते हैं। ठीक है ना, ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये हमारी सिंपल मेजॉरिटी होगी। आर्टिकल्स ऑफ कुछ नहीं लिखा तो इसी से चला जाएगा। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। ऑर्डिनरी बिल्स में इसका एप्लीकेशन, फाइनेंस बिल्स में इसका एप्लीकेशन, मनी बिल्स में इसका एप्लीकेशन, एडजॉर्नमेंट मोशन में इसका एप्लीकेशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन में, मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर जब वोटिंग होती है तो उसका एप्लीकेशन होता है। अब जब भी वाइस प्रेसिडेंट जी को रिमूव करना है तो उस मोशन को लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से करा जाता है, राज्यसभा में अलग मेजॉरिटी लगती है। तो इसलिए लिखा है कि रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा विद जो भी मेजॉरिटी एंड अग्रीड बाय द लोकसभा, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो एग्रीड लिखा है एंड कुछ स्पेसिफिकली स्टेटेड नहीं है, तो सिंपल मेजॉरिटी से। तो जब भी वाइस प्रेसिडेंट जी को हटाना है तो लोकसभा में लगेगी सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी जितने भी लोग बैठे हैं वो उनमें से उनकी मेजॉरिटी। अप्रूवल ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, उसमें सिंपल मेजॉरिटी लगती है। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसमें सिंपल मेजॉरिटी लगती है। अब अगर इमरजेंसी का डिसअप्रूव मतलब उसकी कंटिन्यूएंस को अगर डिसअप्रूव करना है तो सिंपल मेजॉरिटी लगती है। वही अगर नेशनल इमरजेंसी की हमें बात करनी है उसके अप्रूवल की, तो उसमें सिंपल नहीं लगेगी, उसमें ज़्यादा लगेगी। तो प्रेसिडेंट रूल में तो लग जाती है हमारी सिंपल मेजॉरिटी, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में उसमें भी लग जाती है हमारी सिंपल मेजॉरिटी। देन इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, इन सब में सिंपल मेजॉरिटी लगती है। स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का क्यों नहीं होगी? चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट ही हैं, तो उनका तो इलेक्शन का प्रोसेस ही अलग है। तो इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, ये सब उसी क्लास में से चुने जाते हैं। स्पीकर अमंग्स देमसेल्व्स, डिप्टी स्पीकर अमंग देमसेल्व्स, डिप्टी चेयरमैन अमंग देमसेल्व्स। तो ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, डिसकंटिन्यू करना है अगर नेशनल इमरजेंसी को, तो
उसके लिए एन इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, इन सब में लगती है स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, पहली वाली मेजॉरिटी हो गई। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब इफेक्टिवली कितने लोग हैं उनकी मेजॉरिटी, यानी इफेक्टिव लोग कैसे गिने जाते हैं, वैकेंसी हटा दूँ, खाली सीटें हटा दूँ, वैसे कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितनी चेयर्स हैं उतनी नहीं, कितनी चेयर्स भरी हुई हैं इफ़ेक्टिवली। तो उसका क्या मतलब होगा, इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी में ये हो जाएगी 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, यानी इसको ये भी बोला जाता है मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। तो ऑल द देन मेंबर्स का मतलब ये है कि जब ये लोकसभा चल रही थी तब कितने मेंबर्स थे उस लोकसभा में वैकेंसी हटा के, तो वो ये इफेक्टिव मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटीज़ जो अभी सिंपली आगे आँखों से दिख रहा है उनका, इफेक्टिव मेजॉरिटी उससे थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका जो लेवल है मेजॉरिटी अचीव करने का वो थोड़ा बढ़ता चला जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब जब वाइस प्रेसिडेंट जी को रिमूव करना है तो राज्यसभा में लगेगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। लोकसभा में तो सिंपल लगी थी, पर राज्यसभा में लगेगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। जब डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करना है राज्यसभा में तो लगेगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को रिमूव करना है लोकसभा में तो लगेगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो इलेक्ट तो ये सिंपल ही हो गए, हर चीज़ को लगाना आसान है, हटाना मुश्किल है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यू कैन गेट समथिंग, पर उस चीज़ को निभाना मुश्किल होता है, टू सस्टेन इट्स डिफ़िकल्ट। तो वही इस चीज़ के अंदर आप स्पीकर को इलेक्ट करना, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना, डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करना, सब सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। पर यही अगर हटाने की बात आएगी तो हटेंगे ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से। सिमिलरली जब वाइस प्रेसिडेंट जी को हटाना है राज्यसभा में तो कौन सी लगेगी, इफेक्टिव मेजॉरिटी लगेगी। ये हो गया। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो बहुत ही मुश्किल, टोटल मेंबरशिप में का आधा, जितने भी लोग हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एब्सेंटी वैकेंसी जो भी हटा दो, 50% से ज़्यादा टोटल मेंबरशिप का। अब ये कैसे करा जाए, तो दे आर ये वाली जो मेजॉरिटी है ना, इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी केस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ स्टैंड अलोन रिक्वायरमेंट की किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको टोटल मेंबरशिप्स के आधे लोगों को हाँ करवाना है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। बट ये एक और टाइप की मेजॉरिटी है, उसका एक वन ऑफ द कंपोनेंट है ये। अब वो कौन सी मेजॉरिटी है वो हम देखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी 1 में। तो स्पेशल मेजॉरिटी 1 पर आ जाते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी 1 क्या कहती है, ये और मुश्किल, ये कह रही है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ठीक है, प्लस 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो स्पेशल मेजॉरिटी कह रही है कि स्पेशल मेजॉरिटी 3 टाइप की, 1 2 3। तो स्पेशल मेजॉरिटी 1 कह रही है कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड। यानी हर हाउस के जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी एंड 2/3 मेजॉरिटी इन मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अब हम देखते हैं क्या है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज़ वन कॉम्पोनेंट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी 1, यानी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग भी लिया जाएगा, पर वो उसको और बढ़ा दिया गया है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये कहाँ कहाँ लगती है, सबसे पहले अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 पार्ट 20, इसमें एक ही आर्टिकल है आर्टिकल 368, तो यहाँ पर लगती है। फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, रिमूवल ऑफ SC जज, रिमूवल ऑफ कैग, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड पार्लियामेंट अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। तो जब हमें नेशनल इमरजेंसी को डिसअप्रूव करना था उसी कंटिन्यूएशन को, तो सिंपल मेजॉरिटी लग गई थी। लेकिन जब हम उसका अप्रूव कर रहे हैं सबसे पहली बार नेशनल इमरजेंसी को, तो लगती है स्पेशल मेजॉरिटी 1, यानी कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब जब हम आर्टिकल 368 की बात करते हैं तो इसमें एक और
लेयर आती है मेजॉरिटी की, वो है रैटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो जब ये वाला बात हो, जनरली क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा से होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले ही स्टेट्स के पास जाएगा ये बिल, एंड देन स्टेट्स के लेजिस्लेचर को इस इस बिल के को इफेक्ट में लाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब वो इस रेजोल्यूशन को पास किन किन केसेस में करेंगे? पहला, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जिन जिन केसेस में स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन केसेस में फेडरल बैलेंस बनाने के लिए स्टेट्स का भी मत लिया जाता है, या उनसे भी कहा जाता है कि वो भी रेटिफाई करें। जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट उससे कुछ छेड़छाड़ हो रही है, अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन से कुछ मतलब है, जीएसटी से मतलब है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट से मतलब है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, इन सब चीज़ों से अगर मतलब है तो स्टेट्स को भी रेटिफाई करना पड़ेगा। और सबसे ट्रिकी चीज़, अगर आर्टिकल 368 को ही बदलना है, लाइक प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल ऐसा लिखा है उसमें, तो प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368 को बदलने के लिए भी ग्रेटर देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स का लगेगा रैटिफिकेशन। और इस रैटिफिकेशन मतलब उन्हें ये रेजोल्यूशन दे हैव टू पास बिफोर वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ये है आर्टिकल 368 में, जो कि पार्ट 20 में है। एंड वन थिंग आई हैव टू सी, 1 मिनट, एंड तो ये हो गई अमेंडमेंट की बात। तो जहाँ पर भी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन में कुछ चेंज आ रहा है, जुडिशरी में कुछ चेंज आ रहा है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ बदलाव आ रहा है, या फिर यूनियन किन किन चीज़ों पे लॉज बना सकता है, या स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, जब भी इन चीज़ों में छेड़खानी हो रही है तो स्टेट्स का भी मत लिया जाएगा। तो स्पेशल मेजॉरिटी 1 क्या है? टोटल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके अंदर आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। फिर उसमें आएगा स्टेट लेजिस्लेचर का रैटिफिकेशन भी लगेगा। देन रिमूवल ऑफ SC जज, रिमूवल ऑफ HC जज, रिमूवल ऑफ CAG, रिमूवल ऑफ CEC, रिमूवल ऑफ SEC एंड अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन। अब जो SC जज का रिमूवल है उसके अंदर क्या है वो कि 14 दिन का नोटिस होता है, देन कमिटी और ये सब जो भी चीज़ें हैं, देन इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड इन द सेम सेशन टू द प्रेसिडेंट। ये सब आर्टिकल किस में आता है? 124 में। एक मिनट, लेट मी चेक वन थिंग। तो ये पूरा लंबा सा प्रोसेस होता है। अब जो हाई कोर्ट का जज का रिमूवल है उसमें क्या लिखा है? सेम प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट जज रिमूवल। सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल में क्या लिखा है कि वही 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। कैग के में लिखा है वैसा ही जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होगा। CEC के लिए भी ये लिखा है वैसा ही जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होगा। यानी SEC में लिखा है वैसा ही जैसा हाई कोर्ट के जज के लिए होगा, एंड हाई कोर्ट के जज के लिए लिखा है वैसा ही जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होगा। तो जब भी हम यहाँ पे करते हैं, जब भी नेशनल इमरजेंसी की हमने करी बात, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी होगी, 352, 356 एंड 360। अब जब हम इमरजेंसी की बात करें तो एक तो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन की बात करी है हमने, फिर हमने बात करी है उसके कंटिन्यूएशन की एंड उसके रेवोकेशन की, ठीक है। अब 1 मिनट, 360
तो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी का जब हमें करना है व्हेन उसका अप्रूवल लगना है, अप्रूवल करने में नेशनल इमरजेंसी का, तो एक सेकेंड, व्हेन इट हैज़ टू बी अप्रूव तो लगेगी स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी 1। वो क्या होती है स्पेशल मेजॉरिटी 1? टोटल मेंबर्स ग्रेटर देन टोटल मेंबरशिप मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, तो लग जाएगी स्पेशल मेजॉरिटी 1। वही अगर हम उसके कंटिन्यूएशन को मना करना है तो लगेगी सिंपल। प्रेसिडेंट रूल का अप्रूव करना है तो लगेगी सिंपल। फाइनेंशियल इमरजेंसी का अप्रूवल करना है अगर तो लगेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी के अप्रूवल में लगेगी सिंपल। एक बार देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के में लगेगी सिंपल, प्रेसिडेंट रूल के में लगेगी उसके प्रेसिडेंट रूल के अप्रूवल में भी लगेगी सिंपल, नेशनल इमरजेंसी के मना करने में लगेगी सिंपल, नेशनल इमरजेंसी के अप्रूवल में लगेगी स्पेशल मेजॉरिटी 1 एंड अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी 2 पे। तो स्पेशल मेजॉरिटी 2 क्या कहती है? स्पेशल मेजॉरिटी 2 कहती है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ये और मुश्किल, पहले 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग द टोटल मेंबरशिप ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ये किस में लगती है? ये सबसे भारी भर का मेजॉरिटी ये लगती है जब हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, आर्टिकल 61। क्या ग्राउंड्स? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर स्पेशल मेजॉरिटी 3 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ओनली इन राज्यसभा। ये 2 ही कारणों के लिए लगती है, या तो पार्लियामेंट बोले दैट क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस करने की ज़रूरत है, वो सेटिस्फाइड है, तो पार्लियामेंट में क्रिएट लिखा है उस आर्टिकल के अंदर कि पार्लियामेंट में क्रिएट, आर्टिकल 312 के अंदर लिखा है दैट पार्लियामेंट में क्रिएट। लेकिन जब पार्लियामेंट लेजिस्लेशन ऑन एंड दूसरा वो है कि जब पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करना हो ऑन मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट, तब स्पेशल मेजॉरिटी 3 लगती है। बट इसके अंदर है कि पार्लियामेंट शैल, उसे बनाना ही पड़ेगा लॉ ऑन द स्टेट, लेकिन उसमें वो इट मे क्रिएट है, मे वर्ड मैंशनड है, इसमें शैल है, उसे सॉरी इसमें शुड वर्ड मैंशनड है। तो जब स्टेट पे लेजिस्लेट करना है और राज्यसभा ने 2/3 से पास कर दिया तो फिर तो शुड है भाई, फिर करना ही पड़ेगा आपको। तो ये थी अलग अलग प्रकार की मेजॉरिटी। सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी, फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी, फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, देन स्पेशल मेजॉरिटी 1, स्पेशल मेजॉरिटी 2। तो सिंपल मेजॉरिटी के अंदर क्या आता है? 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट वाली मेजॉरिटी है ऑर्डिनरी बिल में, फाइनेंशियल बिल में, मनी बिल में, एडजॉर्नमेंट में, नो कॉन्फिडेंस मोशन में, वोटिंग ऑन वोट ऑफ थैंक्स मोशन पे, मोशन ऑफ थैंक्स पे, या फिर जब वाइस प्रेसिडेंट जी को रिमूव करना है लोकसभा में तब, या जब हमें प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव करना है तब, या जब हमें नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है तब, या जब हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव करना है तब, या जब हमें स्पीकर का इलेक्शन, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन, डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन करना है तब। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है कि 50 मतलब ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि टोटल मेंबरशिप में से वैकेंसी को हटा दो और उसके 50% से ज़्यादा। यानी कि जब हमें वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करवाना है तो राज्यसभा में वो लगती है, फिर वही जब बिल लोकसभा में चल जाता है तो सिंपल लग जाती है। देन जब रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन करना है हमें राज्यसभा में तब लगती है। जब हमें रिमूवल ऑफ स्पीकर करना है, रिमूवल ऑफ लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर करना है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है। फिर हम आते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग,
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी के लिए भी मेंशन है? नहीं, इसका बस इट इज़ जस्ट वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स विच इज़ डिस्क्राइब्ड in special majority one. तो absolute majority is a component of special majority one. स्पेशल मेजॉरिटी वन में क्या क्या आता है? ग्रेटर देन मतलब टोटल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी, प्लस 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, ये हो गई स्पेशल मेजॉरिटी वन. अब स्पेशल मेजॉरिटी वन कहाँ कहाँ लगती है? जब हमें नेशनल इमरजेंसी के इम्पोजिशन को अप्रूव करना है तब लगेगी, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तब लगेगी, जिसमें आर्टिकल 368 आ जाता है, पार्ट 20 ए किया, पार्ट 20 आर्टिकल 368, जिसके अंदर ये तो लगेगा मेंबरशिप ऑफ टोटल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड majority of 2/3 members of the house present and voting, plus states के 1/2 of the states का लगेगा रैटिफिकेशन, कि उनका जो लेजिस्लेचर है वो बिफोर प्रेसिडेंट्स असेंट के लिए बिल जाए उन्हें अपने एंड से रेजोल्यूशन को पास कर देना टू ब्रिंग दिस बिल एंड दिस रेजोल्यूशन इनटू इफेक्ट इन मैटर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, चेंज इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, जुडिशरी से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, या स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, जहाँ भी फेडरल मैटर्स का मामला आ जाएगा वहाँ पर स्टेट्स आ जाते हैं सामने. या फिर जब हमें आर्टिकल 368 के ही प्रोविजंस को बदलना है तो फिर से स्टेट पिक्चर में आ जाएंगे. देन अगर हमें जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उनके लोगों को रिमूव करना है, जैसे कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, रिमूवल ऑफ कैग. अब रिमूवल ऑफ एससी जज एक, ठीक है. अब बाकी जितने भी हैं ना उनके में यही लिखा है एज सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ सुप्रीम रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. अब इम्पीचमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मेंशन नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट जज का इम्पीचमेंट ही कहा जाता है वो. आज तक कोई हुआ नहीं है. और प्रेसिडेंट के में इम्पीचमेंट वर्ड मेंशन है एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेसिडेंट के में मेंशन है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये हो गया स्पेशल मेजॉरिटी वन. स्पेशल मेजॉरिटी टू और मुश्किल. वो बोलते हैं कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. अभी तक सिर्फ 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग था, मतलब वो तो बहुत सारे. तो स्पेशल मेजॉरिटी वन में बहुत सारे टुकड़े हैं. स्पेशल मेजॉरिटी टू कहती है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, बहुत ही ज़्यादा. इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 61. अब स्पेशल मेजॉरिटी थ्री कहती है सब कुछ हटा दो. राज्यसभा में अगर 2/3 ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग से बात हो गई है तो ये दो ही केसेस में होगी. पहला, या तो पार्लियामेंट को बोला जाए कि आप एक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बनाओ. इसी आर्टिकल के अंदर जो है आर्टिकल 312 के अंदर ही मेंशन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और ये ऑल इंडिया सर्विसेज जिसके लिए सारी जद्दोजहद हो रही है. तो वो ये एक बात होगी तब. पर इसमें भी पार्लियामेंट ऐसा कर देगी तो उसके बाद आर्टिकल 312 में ये वर्ड मेंशन है. एक सेकेंड, लेट मी टेल द एग्जैक्ट वर्ड. उसमें ये वर्ड एग्जैक्टली लिखा है दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज including an all India judicial services common to the states and the union and subject to the other provisions of this chapter, regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to any such service. तो इसके अंदर वर्ड मेंशनड है पार्लियामेंट में. तो अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में एक कोई रेजोल्यूशन से डिक्लेयर कर दिया गया है विच इज सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि ऐसा नेसेसरी है और एक्सपीडिएंट है कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट एक नई वो बनाए, तो पार्लियामेंट में क्रिएट. दूसरा, जब पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करना है ऑन मैटर्स ऑफ स्टेटलेस, पर उसके अंदर फिर बात बदल जाती है. अब पार्लियामेंट में नहीं है, अब पार्लियामेंट शुड है. वहाँ पर एग्जैक्टली ये वर्ड मेंशन्ड है कि अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने डिक्लेयर कर दिया है बाय एनी रेजोल्यूशन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से, वो ये उन्होंने डिक्लेयर किया दैट इट्स नेसेसरी और एक्सपीडेंट इन नेशनल इंटरेस्ट कि पार्लियामेंट शुड मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स ऑन एनी मैटर्स, या
दिस तो इट शैल बी लॉफुल फॉर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर वाइल द रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स। तो दोनों में फ़र्क है। अब ये हो गया 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये हमारी हो गई 4 प्रकार की, मतलब 4 एज एन स्पेशल मेजॉरिटी को एक ही गिनो तो फिर उसमें 3 और आ जाती हैं। अगर उस हिसाब से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 टाइप्स की हमारी मेजॉरिटीज़ हैं। स्पेशल मेजॉरिटी 3 प्रकार की है, ठीक है। फिर ये इमरजेंसी पे बात आ गई। अब कुछ रैंडम चीज़ें मैं पूछती हूँ, जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी का हमें करना है अप्रूवल, कौन सी लगेगी? स्पेशल मेजॉरिटी। अच्छा, ये तो यहाँ लिखा ही है। स्पेशल मेजॉरिटी अगर हमें करना है, अगर हमें नेशनल इमरजेंसी का करना है अप्रूवल, कौन सी लगेगी? स्पेशल मेजॉरिटी 1। अगर हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, कौन सी लगेगी? स्पेशल मेजॉरिटी 2, यानी कि 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर हमें मनी बिल को पास करना है तो लगेगी सिंपल मेजॉरिटी। अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट जी को के रिमूवल का मोशन पास करना है इन द राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट जी के रिमूवल का मोशन अगर हमें पास करना है इन द राज्यसभा, कौन सी लगेगी? इफेक्टिव मेजॉरिटी, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी से उसकी मेजॉरिटी। अगर हमें करना है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो वो किस में लगेगी? वो किसी में भी नहीं लगेगी स्टैंड अलोन, वो सिर्फ लगेगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो लगेगी एज स्पेशल मेजॉरिटी 1 का 1 कॉम्पोनेंट है वो, कि टोटल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर उसमें आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर उसमें आएगा रिमूवल ऑफ SC जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज और कैग, CEC, SEC। और जब हमें नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल करना है तो उन सब केसेस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज़ 1 कॉम्पोनेंट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी 1। ओके, अब हम आते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। सबसे पहले क्वेश्चन आर क्या है? इट इज़ द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं एंड मिनिस्टर्स आंसर्स देते हैं, जिसमें स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस, ये सब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। इन एडिशन टू द मिनिस्टर्स, जो क्वेश्चंस हैं वो प्राइवेट मेंबर्स से भी पूछे जा सकते हैं। तो द क्वेश्चन में बी एड्रेस टू अ प्राइवेट मेंबर इफ़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन रिलेट्स टू सम बिल या रेजोल्यूशन जो उन्होंने मूव करा हो या जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। ज़ीरो आर जो है, अच्छा, एंड दिस इज़ मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। एंड ये प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं, ये मिनिस्टर से भी पूछे जा सकते हैं। फिर आता है ज़ीरो आर क्या होता है? ज़ीरो आर इज़ इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, पहला तो। देन it is an informal device available to members to raise various matters of urgent public importance. अब इसके अंदर है कि ये इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द हाउस इज टेकन अप। समझ लो जैसे वो नहीं होता था स्कूल के अंदर प्रेयर होती थी, तो प्रेयर है आपका क्वेश्चन आवर, फिर प्रेयर के बाद थोड़ा टाइम ऐसे ही होता था, फिर फर्स्ट पीरियड होता था। मतलब मैंने ऐसा देखा कि मेरे स्कूल में तो होता था 0 पीरियड, एक बाकियों में भी शायद होता ही होगा। तो ये जो 0 पीरियड है ये है ज़ीरो आवर, और फिर 0 पीरियड के बाद आपका नॉर्मल दिन शुरू हो जाता था। तो प्रेयर है आपकी क्वेश्चन आवर, 0 पीरियड है आपका ज़ीरो आवर, और फिर आगे एजेंडा ऑफ द हाउस इज टेकन है, वो फर्स्ट पीरियड से आपका स्टार्ट हो जाता था। तो अनलाइक द क्वेश्चन आवर, ज़ीरो आवर इज़ नॉट मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। एक इनफॉर्मल डिवाइस है ये। जैसे प्रेयर है आपका क्वेश्चन आवर, एंड जो 0 पीरियड है
वो है आपका 0 आवर। एंड जो टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा इज़ नोन एज अ 0 आवर, एंड ये एक इंडियन इनोवेशन ही है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मोशंस की। अलग अलग प्रकार के मोशंस हैं। तो ऑन डिस्कशन ऑफ अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, किसी भी बात मतलब नो डिस्कशन ऑन अ मैटर कैन टेक प्लेस। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं कि कौन कौन मोशन मूव कर सकते हैं, या तो वो मेंबर मिनिस्टर करें या कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। अब सब्सटैंटिव मोशन होता क्या है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं मोशंस के। पहला सब्सटैंटिव मोशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कंटेन्ड है, इंडिपेंडेंट है, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया। फिर आता है सब्स्टिट्यूट मोशन, दैन सब्सिडरी मोशन। ये सब हैं अलग अलग टाइप के मोशन। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक मोशन आएगा जो अभी न्यूज़ में था भी, इट इज़ द क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन में क्या होता है? क्लोजर मोशन इज़ कि मोशन विच इज़ मूव्ड बाय मेंबर, ताकि सारी डिबेट को कट शॉर्ट कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, और अब बस वोटिंग पर सीधा बात कर दी जाए। अब अलग अलग टाइप मतलब वोटिंग पर लाया जाए, चर्चा को विराम दिया जाए। सबसे पहला आता है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर की जब बहुत ज़्यादा अब हम चर्चा कर चुके हैं, अब हमें रुकना चाहिए और वोटिंग कर लेनी चाहिए। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, जिसके अंदर जो क्लॉजेस होते हैं बिल के या फिर जो लेंदी रेजोल्यूशन होते हैं उनको थोड़ा क्लब कर देते हैं बिफोर डिबेट, और इससे वो पूरी चीज़ पर एक ही बार में डिस्कशन हो जाती है एंड इट्स पुट टू वोट ऑल टुगेदर। कैंगरू क्लोजर क्या होता है? कैंगरू क्लोजर ये होता है कि जिसके अंदर जो कैंगरू क्या करता है, जंप करता है, हॉप करता है। तो इसमें ओनली इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड जो वोट करा जाता है एंड इंटरवेनिंग क्लॉजेस को स्किप कर दिया जाता है एज पास्ट, कि ये तो पास है, बस मेन चीज़ों को लिया जाता है। तो कैंगरू क्लोजर नाम से ही उसका वो है कि वो हॉप करता है, जंप करता है, तो वही आप स्किप करते चले जाते हो, बस मेन मुद्दे की बात को आप उसमें लेते हो। अब गिलेटिन क्लोजर, ये भी न्यूज़ में भी था कि गवर्नमेंट ने गिलेटिन क्लोजर का यूज़ किया एंड ये सब टू गेट सर्टन बिल्स पास्ड। तो इट इज़ ये वो वाला क्लोजर होता है। गिलेटिन क्या जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम भी इस डिवाइस का जिक्र आता है। तो गिलेटिन क्लोजर इज़ कि जब जो अनडिस्कस्ड क्लॉजेज हैं, जो भी सब कुछ रोक दिया उसको, मतलब आप डायरेक्टली दे आर पुट टू वोट अलॉन्ग विद जो मामले जो हैं वो डिस्कस्ड हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास टाइम अब ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है, जो टाइम अलॉट किया गया था उसके डिस्कशन के लिए। तो सिंपल क्लोजर, कैंगरू क्लोजर, कंपार्टमेंट क्लोजर एंड गिलेटिन क्लोजर। गिलेटिन में जो डिस्कस नहीं डिस्कस सबको इकट्ठा लिया एंड गिलेटिन कर दिया, मतलब वोट पे डाल दिया। प्रिविलेज मोशन की बात करते हैं। तो प्रिविलेज मोशन इज़ कंसर्न विद जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का अगर ब्रीच किया गया है, सो इट्स मूव बाय मेंबर जब उसको लगता है कि किसी मिनिस्टर ने कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करा है और या फिर कोई डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दिए हैं, कुछ दिए। तो प्रिविलेज जो ये मोशन होता है मिनिस्टर्स पे को सेंसर करने के लिए होता है। अब कॉलिंग अटेंशन मोशन, वो it's introduced by a member to call attention of a minister to a matter of urgent public importance, जिसमें कि वो एक उनसे अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट मांग रहे होते हैं। जैसे कि 0 आवर का कोई मतलब वो एक इंडियन इनोवेशन है, वैसे ही कॉलिंग अटेंशन मोशन भी एक इंडियन इनोवेशन है। पर कॉलिंग अटेंशन मोशन ये मेंशन्ड है इन rules of procedure, it is mentioned, but 0 hour is not mentioned and question hour is mentioned. अब एडजॉर्नमेंट मोशन की बात आती है, क्या कौन सी मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी। सो इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, कि अभी वो सब चीज़ों को रोको और इस पर अटेंशन लाई जाए एंड 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है।
एंड ये इंटरप्ट करता है नॉर्मल बिजनेस को, तो इसलिए इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस कहा जाता है। एंड इसमें मेन बात क्या है एडजॉर्नमेंट मोशन में कि राज्यसभा नहीं कर सकता, राज्यसभा कैन नॉट, क्योंकि आप इसमें गवर्नमेंट को सेंसर कर रहे हो ना, तो राज्यसभा कैन नॉट। एंड ये 2.5 घंटे के लिए इस पर इससे ज़्यादा चर्चा हो नहीं सकती है। अब एडजॉर्नमेंट मोशन में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहला तो ये कि वही राज्यसभा में नहीं हो सकता, प्लस उसमें जो बात हो रही है क्योंकि आप इंटरप्ट कर रहे हो तो उस बात में कुछ दम भी होना चाहिए। इट शुड रेज अ मैटर विच इज़ डेफिनेट, फैक्चुअल, अर्जेंट। एक से ऐसे नहीं कि बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है, मिनिमम एक ही कोई स्पेसिफिक मैटर होना चाहिए, रीसेंट अकरेंस का होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी अब जनरल कुछ भी नहीं, अर्जेंट, पब्लिक इम्पोर्टेंस, स्पेसिफिक, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, इस सब पे बातें नहीं होनी चाहिए। एंड जिस चीज़ पे डिस्कशन हो चुकी है आप इस चलती बात को रोकते हो, लाइक यू कैन नॉट रिवाइव अ डिस्कशन जिस पे बात हो चुकी है। एंड इट शुड नॉट डील विद एनी मैटर जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है। एंड इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन अ डिफरेंट मोशन। मतलब ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है एडजॉर्नमेंट मोशन, ये बिल्कुल कह लो लास्ट ऑफ लास्ट चीज़ है कि बिकॉज उसमें बहुत स्पेसिफिक थिंग शुड बी देयर, पर आप कुछ भी कर लो एट दी एंड तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उनको एडमिट करना है उस मोशन को। अब हम आते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पे, सॉरी नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या है, तो आर्टिकल 75 क्या कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मतलब कि जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस तब तक तुम रहोगे मिनिस्टर। तो लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें भी 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसमें भी 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ये हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन क्या कहता है, ये एक इमर्जिंग सिचुएशन से डील करने के लिए, जब स्पेशली जहाँ पर हंग पार्लियामेंट होती है या कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं या बहुत कम मेजॉरिटीज़ पे गवर्नमेंट करी गई है, तो जिसमें फ्लोर टेस्ट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट हैं वो उनको बोलते हैं टू प्रूव मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। एंड अगर कॉन्फिडेंस मोशन, इफ़ कॉन्फिडेंस मोशन फेल्स, बस फिर बाय बाय, आप गवर्नमेंट में नहीं रह सकते अब। इट रिजल्ट्स इन फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। सेंसर मोशन क्या है, सेंसर मोशन में पहले तो आपको बताना है कि वो लोकसभा में क्यों अडॉप्ट हो रहा है। सेकेंडली it can be moved against a specific individual and it's not necessary कि पूरी council के खिलाफ ही। and it is moved for censoring the council of ministers for specific policies if it's passed in Lok Sabha। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, पर नो कॉन्फिडेंस में तो उनको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू रिज़ाइन। एंड वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए करा जाता है, चेक इट्स मूव्ड फॉर असर्टिंग कि उनके पास कॉन्फिडेंस है कि भी नहीं। एंड इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब मोशन ऑफ थैंक्स पे बात करते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स ये भी अगर डिफीट हो गया तो बाय बाय, आप गवर्नमेंट में नहीं रह सकते। तो मोशन ऑफ थैंक्स फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर। तो फर्स्ट सेशन जनरल इलेक्शन के बाद, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फिस्कल ईयर, इट्स एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें एड्रेस प्रेसिडेंट अपनी वो पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के क्या चल रहे हैं, हमने क्या किया। जैसे इस बार जब हुआ था तो द्रौपदी मुर्मू जी ने कितनी चीज़ें का, मतलब इट्स अ वेरी इलेबोरेट स्पीच, सब हर चीज़ को टच अपॉन किया जाता है। तो इसके बाद देन इट्स पुट टू वोट एंड दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, वरना गवर्नमेंट गिर जाएगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो गया, गवर्नमेंट गिर जाएगी। अगर आपका मोशन ऑफ थैंक्स डिफीट हो गया, गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो अब इसके बाद एक दो और आते हैं, नो डे गेट नेम्ड मोशन,
जिसमें है कि स्पीकर ने एडमिट तो कर लिया बट डेट डिसाइड नहीं हुई है। डायलेटरी मोशन, जिसके अंदर इट्स अ मोशन फॉर एडजॉर्नमेंट ऑफ डिबेट ऑन अ बिल और अ मोशन टू रिटार्ड और डिले द प्रोग्रेस अंडर कंसिडरेशन। तो वो उतना ठीक है। मेन ये था मोशन ऑफ थैंक्स पे, कॉन्फिडेंस मोशन पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक दो वर्ड्स और मेंशन्ड हैं। फिर उसके बाद एक आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एंड स्पेशल मेंशन। ये सब कुछ माइनर उनके और टूल्स हैं जो यूज़ करे जाते हैं, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस हैं। अब रेजोल्यूशन की बात करते हैं। तो रेजोल्यूशन और मोशन में क्या फ़र्क है? बहुत स्लाइट सा ही फ़र्क है। तो रेजोल्यूशन इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल जिसको सबमिट किया जाता है फॉर अप्रूवल ऑफ द हाउस, और ऐसे ड्राफ्ट किया जाता है जैसे कि वो एक डिसीजन ही बता रहा हो हाउस का। एंड इसके अंदर एक बात ये है दैट ऑल रेजोल्यूशंस आर सब्सटैंटिव मोशंस। जो अभी हमने कहा था ना कि सब्सटैंटिव मोशंस वो होते हैं जो अपने आप में ही सफिशेंट हैं, इम्पॉर्टेंट, उनका सब्जेक्ट मैटर इतना इम्पॉर्टेंट है, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो ऑल रेजोल्यूशंस आर सब्सटैंटिव मोशंस बट नॉट वाइस वर्सा, एंड नॉट ऑल रेजोल्यूशंस आर पुट टू वोट। They may not require to be voted upon. The House resolutions भी फिर प्राइवेट मेंबर गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी 36 प्रकार के रेजोल्यूशंस हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। तो वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है कि किस तरह से दोनों हाउसेस, अब बिल की बात हो गई, अप्रूव कैसे होगी, पर क्या पूरा प्रोसेस रहेगा उसके अप्रूवल का, इन व्हाट ऑर्डर क्रोनोलॉजी थिंग्स वुड बी डन। तो दोनों हाउसेस में सेम ही प्रोसीजर रहता है। द प्रोसेस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इज़ आइडेंटिकल इन बोथ द हाउसेस। हर बिल को सेम स्टेटस से गुजरना पड़ता है इन ईच हाउस, एंड बिल इज़ अ प्रपोजल फॉर अ लेजिस्लेशन, और फिर जब उस पर वो पूरा प्रोसेस हम कर देते हैं तो वो बन जाता है एक्ट। अब पब्लिक बिल्स हैं, प्राइवेट बिल्स हैं, तो बोथ आर कवर्ड बाय द सेम प्रोसीजर। बिल के टाइप अलग अलग हो सकते हैं पर तरीका सेम ही है। सो बिल दो प्रकार, पब्लिक, प्राइवेट, एंड डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट अब बिल के और टाइप्स हो सकते हैं, ओरिजिनल बिल, अमेंडिंग बिल, कंसोलिडेटिंग, एक्सपायरिंग, रिपीलिंग, वैलिडेटिंग, ये सब अलग अलग इनके टाइप के बिल्स हैं। अब जो इसमें मेजर सबसे बिल आती है तो ओरिजिनल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। तो ये वाले बिल हो गए हमारे ऑर्डिनरी बिल की, अब सब कुछ ओरिजिनल बिल एकदम नई चीज़ ला रहे हो। अमेंडिंग बिल, पिछले को अमेंड कर रहे हो आप किसी एक्ट को। कंसोलिडेटिंग बिल, एग्जिस्टिंग लॉज को कंसोलिडेट कर रहे हो, किसी को रिपील कर रहे हो। इन सब अलग अलग चीज़ों के लिए आते हैं हमारे बिल ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर दे आर ऑर्डिनरी बिल्स, there are money bills, there are financial bills, there are constitution amendment bills. So basis of procedure आता है money bill, ordinary, financial, money, ordinary, financial, and constitutional कैब। अब आते हैं तो ऑर्डिनरी, अच्छा हाँ, एक तो ये बिल का हमने पब्लिक और प्राइवेट की बात करी। तो पब्लिक और इनके में एक डिफरेंस की टेबल भी दे रखी है बुक में। सो जो पब्लिक बिल है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, प्राइवेट बिल इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर अदर दैन अ मिनिस्टर। सो अदर दैन अ मिनिस्टर एंड अ मिनिस्टर। फिर
पब्लिक बिल में पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आती है, प्राइवेट बिल में जनरली गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं होता, कुछ और इश्यूज़ के बारे में होता है. इट हैज़ ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव. पब्लिक बिल उसमें ऑफकोर्स कम चांस होता है. पब्लिक बिल में रिजेक्शन, अगर इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स टू दी कोई पब्लिक बिल जो गवर्नमेंट ही लाई है वो ही रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर बात आ जाती है कि इनका कॉन्फिडेंस प्रूव होना चाहिए कि एंड इट मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन. प्राइवेट बिल में रिजेक्ट हो गया कोई बात नहीं, उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं रहता. पब्लिक बिल में 7 दिन का नोटिस लगता है, प्राइवेट बिल में 1 महीने का नोटिस लगता है. पब्लिक बिल में ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है और लॉ डिपार्टमेंट वो सब मिलकर बनाते हैं. प्राइवेट बिल में तो आप ही लाए हो, तो आप ही के ऊपर है उसका सारा दारोमदार. यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. अब तो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, यानी कि जिसके अंदर कुछ भी फाइनेंशियल बात नहीं है, मतलब नॉट मनी रिलेटेड, कोई इसमें बातचीत नहीं है ऑर्डिनरी बिल में. तो सबसे पहले तो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. मिनिस्टर कर सकता है या कोई और मेंबर भी कर सकता है. लीव ऑफ द हाउस लगती है, गज़ेट में पब्लिश होता है वो सब. फिर उसके बाद जनरल डिस्कशन होती है उसके ऊपर. फिर क्या पता उसे किसी कमेटी को रेफ़र किया जाता हो, फिर पब्लिक का भी रिस्पॉन्स लिया जाता हो. फिर जो फिर या फिर सिलेक्ट कमेटी को भेजा जा सके, तो सिलेक्ट कमेटी उसी हाउस से होती है जहाँ बिल ओरिजिनेट किया है. जॉइंट कमेटी में तो दोनों मेंबर्स होते हैं, तो सिलेक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है. क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिन किया जा सकता है. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग स्क्रूटनी एंड डिस्कशन, कमेटी फिर हाउस को बताती है कि इसमें इट रिपोर्ट्स द बिल बैक. फिर क्लॉज बाय क्लॉज वो डिस्कस होता है, वोट किया जाता है, एक्सेप्शन, रिजेक्शन. देन अगर दोनों हाउसेस, फिर दूसरे हाउस में भेजा जा सकता है बिल, या फिर अब दूसरा हाउस या तो उसे पास कर दे या पहले हाउस को ही भेज दे विद अमेंडमेंट्स या विदाउट अमेंडमेंट्स, या रिजेक्ट ही कर दे या कुछ भी ना करे, बस वो है पेंडिंग तो है पेंडिंग. अगर जो सेकंड हाउस है वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट एनी अमेंडमेंट्स, या फर्स्ट हाउस उसके अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेता है जब उन्होंने रिटर्न किया, सो द बिल इज़ डीम्ड टू बी पास्ड. फिर से नहीं आता वो पास होने, फिर तो यही गेम चलता रहेगा. अगर उन्होंने उस बिल को रिटर्न किया और उन्होंने उसके रिकमेंडेशंस को मान लिया, एज इफ द सेकेंड हाउस, मतलब अगर या तो पहला, यस देखो जो पहला केस है कि अगर सेकेंड हाउस ने उस बिल को जैसा आया वैसा पास कर दिया, बात ख़त्म हो गई. अगर सेकेंड हाउस ने कुछ रिकमेंडेशंस भेजी पहले हाउस को, पहले हाउस ने उन रिकमेंडेशंस को मान लिया और फिर अब बिल को पास कर दिया, तो देन द बिल इज़ डीम्ड टू बी पास और अब प्रेसिडेंट के पास बात चली जाती है. ऑन दी अदर हैंड, अगर पहला हाउस ने रिजेक्ट कर दी उन रिकमेंडेशंस को जो कि फर्स्ट हाउस ने दी थी, फिर हो जाएगा डेड लॉक. यहाँ पर हो जाएगा एक डेड लॉक. एंड फिर जो प्रेसिडेंट हैं वो जॉइंट सिटिंग के लिए समन करते हैं, जो जॉइंट सिटिंग को स्पीकर प्रिसाइड करते हैं. एंड अगर वो प्रेजेंट, इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, अब इस जॉइंट सेटिंग में प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी लगती है, यानी इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी. अगर वो इसको पास कर देते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी को, देन द बिल इज़ डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस. सो द बिल इज़ डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस. ठीक है. अब प्रेसिडेंट के असेंट की बात करते हैं, तो जब भी दोनों हाउसेस इस बिल को पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के पास फिर वो बिल चला जाता है. अब या तो कैसे भी पास करा हो, चाहे वो जॉइंट सिटिंग से करा हो या फिर अपने आप नॉर्मल प्रोसेस से किया हो, प्रेसिडेंट या तो बिल को असेंट दे दें या फिर अपना असेंट रोक दें या रिटर्न कर दें किसी रिकन्सिडरेशन के लिए. अगर असेंट दे दिया बहुत अच्छी बात है, अब वो एक्ट बन चुका है, या स्टैट्यूट बुक में वो हो जाएगा. अगर प्रेसिडेंट अपने विद होल्ड कर लेते हैं असेंट को, तो मतलब नहीं देते, वहीं बात ख़त्म हो गई. अगर वो उस बिल को वापस भेजते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन एंड इट इज़ पास्ड बाय बोथ द हाउसेस विद और विदाउट द अमेंडमेंट्स जो उन्होंने करी, फिर से वो प्रेसिडेंट के पास आता है, तो अब प्रेसिडेंट को वो उन्हें करना ही पड़ेगा.
ही विल हैव टू गिव हिज असेंट। इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सस्पेंसिव वीटो है, वो एक बार के लिए सस्पेंड ही कर सकता है, अगली बार उन्हें करना ही करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। अब ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं अबाउट मनी बिल्स। तो मनी बिल्स के बारे में आर्टिकल 110 उससे डील करता है, इतना हमें पता है। अब मनी बिल में लिखा है कि कोई भी बिल इफ़ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस विच आर रिलेटेड विद imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax, या फिर बोरो करना है यूनियन गवर्नमेंट से, या कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड में से पेमेंट की बात हो रही है, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज, या रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एनी मैटर जो भी इनसे रिलेटेड है, या ऑडिट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, कोई भी ऐसी चीज़ जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, अगर ऐसा कुछ भी है तो दिस मनी बिल, तो उस बिल को हम बोल देंगे मनी बिल। लेकिन इसमें एक और बात लिखी हुई है कि सिर्फ क्योंकि किसी बिल के अंदर फाइन्स, पेनल्टीज़, पेमेंट ऑफ फीस, लाइसेंस फीस, इन सब की बात हो रही है, या लोकल अथॉरिटी of imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes, तो वो मनी बिल की तरह काउंट नहीं होगा। दैट इज़ नॉट अ मनी बिल। ये बस क्योंकि किसी फीस या लाइसेंस का जिक्र है तो वो मनी बिल हो जाएगा, नहीं। मनी बिल के लिए वो सब कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट फंड्स, किसी टैक्स या ऑडिट, इन सब चीज़ों का अगर बातचीत है तो वो हो जाएगा हमारा मनी बिल। अब अगर कोई क्वेश्चन, हमने स्पीकर के से जब पहले बात की थी तब भी था कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि मनी बिल है, मनी बिल नहीं है, तो इसको डिसाइड कौन करेंगे, हमारे स्पीकर। एंड इसके अंदर स्पीकर जी ने जो कह दिया वो बात हो गई फाइनल। एंड क्या कोर्ट इसमें आगे कुछ कह सकते हैं? नो, कोर्ट कैन ऑल्सो नॉट कम एंड इंटरवीन। His decision in this regard cannot be questioned in any court of law, in any house or even the president। तो ये जो डिसीजन, तभी तो आधार पे इतना हल्ला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब मनी बिल में और क्या स्पेशलिटीज़ हैं। एक तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, प्रेसिडेंट जी का इसमें लगता है असेंट, मतलब नॉट असेंट, रिकमेंडेशन, एंड ओनली बाय मिनिस्टर, यानी ये एक पब्लिक बिल होता है, ये प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होता। फिर एक बार जब लोकसभा ने उसको कर दिया पास, तो अब हम यहाँ लोकसभा बनाते हैं। लोकसभा ने भेजा मनी बिल एंड इट इज़ पास्ड। अब हमने भेजा राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करे? राज्यसभा के पास और रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं। क्या वो उसको रिजेक्ट कर देगी? नहीं कर सकती। क्या वो उसको अमेंड कर देगी? नहीं कर सकती। क्या वो रिकमेंडेशंस कर देगी? हाँ, रिकमेंड करने, चलो कुछ बोलने तो देते हैं, फिर से रिकमेंड कर देगी। फिर से अब जब रिकमेंड कर दिया, अब फिर से पास्ड सेकेंड टाइम। अब क्या करेगी लोकसभा? राज्यसभा रिजेक्ट कर दे, अमेंड कर, नहीं, अब उसको हैज़ टू पास। अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको करना ही पड़ेगा पास। अब लोकसभा के ऊपर भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे ही करे, उनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या कुछ भी ना करे। तो इफ़ द लोकसभा एक्सेप्ट्स एनी रिकमेंडेशन, तो फिर तो ये केस तब है इफ़ दे हैव एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन। फिर से अगर लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिया रिकमेंडेशन को जो राज्यसभा ने दी थी, तो फिर हम बोल देते हैं इट इज़ डीम्ड टू बी पास्ड। लेकिन इफ़ लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन, देन द बिल इज़ डीम्ड टू बी पास्ड इन फॉर्म एज ट्रांसमिटेड। मतलब दोबारा राज्यसभा के पास वो आएगा ही नहीं। एक बार गया तो गया,
फिर यहाँ से वो सीधा इसको घूम के यहाँ सीधा प्रेसिडेंट असेंट के पास चला जाएगा। यहाँ पे इसको हैज़ टू उन्होंने रिकमेंड किया। अब एक्सेप्ट करी या नॉट एक्सेप्ट, बेसिकली पास्ड है अगर वो, तो अब वो फिर आ जाता है प्रेसिडेंट के पास। एंड प्रेसिडेंट तो असेंट उन्हें देना ही पड़ेगा क्योंकि उन्हीं की रिकमेंडेशन से तो इंट्रोड्यूस हुआ था। सो इट डजंट मेक सेंस कि उनसे ही पूछ के इंट्रोड्यूस किया गया और अब उन्हीं वही मना कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर 14 डेज़ का बहुत यहाँ पे महत्व है। अगर राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज, तो फिर से वही डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस। Thus लोकसभा हैज़ मोर पावर देन राज्यसभा इन रिगार्ड टू मनी बिल। हाँ, पर जब ऑर्डनरी बिल की बात आती है तो दोनों के पास सिमिलर सी पावर है। जब प्रेसिडेंट को फिर वो दिया जाएगा तो प्रेसिडेंट ही और शी में आइदर गिव हिज और हर असेंट और विद होल्ड हिज और हर असेंट, पर रिटर्न तो वो नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है, देखो, गिव, नॉट गिव, होल्ड। क्या होल्ड कर सकते हैं? नहीं, ये वो जनरली करते नहीं है बिकॉज हिज ओन असेंट लगाता है इंट्रोडक्शन। मेजरली यही वाला केस होता है। अब इसमें कुछ एक डिफरेंसेस की टेबल बनी है तो उसको एक बार देख लेते हैं। डिफरेंसेस की टेबल में ऑर्डनरी बिल और मनी बिल का, तो ऑर्डनरी बिल कैन इट बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा? नहीं, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। मनी बिल की बात करते हैं, कैन इट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा? नो, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, ओनली इन लोकसभा। ऑर्डनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनली प्राइवेट मेंबर, नहीं, मिनिस्टर करे, प्राइवेट मेंबर करे, कोई भी। ये तो प्राइवेट मेंबर है तो स्टेटमेंट ही बहुत इलॉजिकल सी है। एंड मनी बिल can it be introduced by a private member? No, only minister. Ordinary bill assent of president? नहीं. Money bill? हाँ. Amended or rejected by Rajya Sabha? Ordinary bill? हाँ. Amended or rejected by Rajya Sabha? No, can only recommend. वो भी लोकसभा माने तो माने, नहीं वरना ना माने। Ordinary bill can be detained by Rajya Sabha for maximum of 6 months. वो it can only be detained by Rajya Sabha for 14 डेज़। अब जब हमने वो कहा था ना कि ऑर्डनरी बिल राज्यसभा में गया तो कुछ भी ना करे एंड बिल को पेंडिंग ही रखे, तो इफ़ द फर्स्ट हाउस रिजेक्ट्स द रिकमेंडेशन सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस, या सेकंड हाउस रिजेक्ट्स द बिल ऑल टुगेदर, या सेकंड हाउस डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 मंथ्स, तब एक डेडलॉक हो जाता है। तो डेडलॉक में वो 6 मंथ्स वाली कंडीशन नहीं लिखी थी, तो 6 मंथ्स तक नो एक्शन, तब भी डेडलॉक हो जाएगा। ठीक है, फिर इट डज़ नॉट रिक्वायर अब हमने सर्टिफिकेट की भी पहले बात कर रखी है, तो इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता स्पीकर का। ऑर्डनरी बिल में उसमें लगता है क्या कोर्ट या प्रेसिडेंट या कोई भी आकर स्पीकर को बोल सकता है कि आपने गलत किया, नहीं। फिर कोई जॉइंट सिटिंग का इसमें प्रोविज़न है ही नहीं मनी बिल में, वो तो लोकसभा, वो सिस्टम ही ऐसा है, ऑर्डनरी बिल में है। लोकसभा में अगर ऑर्डनरी बिल डिफीट हो जाता है, इट मे लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वो एक मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था, मे है। मनी बिल में अगर वो फेल हो जाता है तो तय है, इट लीड्स टू द रेजिग्नेशन, क्योंकि वो तो मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब आप अपना एक बिल नहीं पास करा पा रहे तो सरकार में क्यों हो। देन इट कैन बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड और रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। हाँ, पर वही फिर से आएगा तो करना ही पड़ेगा। मनी बिल में रिजेक्ट कर सकते हैं वो, हाँ, रिटर्न कर सकते हैं, नहीं, एंड असेंट दे तो सकते हैं, बट जनरली वो रिजेक्ट करते नहीं है क्योंकि उनके असेंट से ही इंट्रोड्यूस होता है। तो ये हो गई हमारी मनी बिल की बात। अब नेक्स्ट में हम करेंगे फाइनेंशियल बिल से एंड देन जॉइंट सिटिंग, और क्या बचा है, डिफरेंट बजट्स के कुछ प्रोविजंस। हाँ, अब कम चीज़ें बची हैं। ओके।